ठीक है, केंद्र राज्य संबंध हम लोग देख रहे हैं तो वही देखेंगे। क्या करते हैं, भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो संघवाद की ओर उन्मुख है। किस साइड है, संघवाद की तरफ है। और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लेगा। संघवाद का क्या मतलब हो सकता है, सिंपल शब्दों में कोई बता सकता है संघवाद क्या कहने का मतलब होता है? केंद्र और राज्यों के बीच पावर का डिवीजन। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो व्यवस्था है ना, ये हम लोग कहाँ से लिया है, ये तो कनाडा से लिया गया, ठीक है। यानी जो संघवाद जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है तथा वित्तीय शक्ति का विभाजन किया गया, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से क्या हो गया, बाहर रखा गया। ठीक। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारे से संबंधित 3 सूची गई है। वही 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची है। उसके बाद और हम लोग बात करें, औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों को विषय की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में किए गए जो शक्ति का विभाजन है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित जो योजना थी उस पर आधारित है, ठीक है। अब हम लोग संघ सूची के बारे में बात करते हैं। संघ सूची मतलब पहला बात तो ये समझ लिया हम लोग, सिंपल सा, कि संघ सूची पर विधि या कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, तो संघ का होगा, ठीक है। यानी संसद का होगा, केंद्रीय संसद का होगा, ठीक है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। कैसे राष्ट्रीय महत्व के, और जिन पर कानून बनाने का एक मात्र अधिकार किसका है, केंद्रीय विधायिका यानी संसद का है, ठीक है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 विषय थे। आपको मैचिंग में दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों के दोनों ही पूछा जा सकता है। तो पहला यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि मूल संविधान में कितना था, 97, और अभी कितना है, तो 100 विषय है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विषय उसको देख लेते हैं, जैसे रक्षा हो गया, डिफेंस। इसके अलावा विदेशी मामले, इसके अलावा जो युद्ध है, युद्ध हो गया। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गए, अणुशक्ति हो गया, और सीमा शुल्क जो हो गया। जनगणना, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में जनगणना के बारे में, ठीक है। तो जनगणना किसमें है, फिर विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन, ये सब किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। तो इस पर कानून कौन बना सकता है, संघ संघ बनाएगा, मतलब केंद्रीय संसद बनाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य का, ठीक है। राज्य का अधिकार है। विशेष परिस्थिति में हम लोग अलग देखेंगे। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया जो स्थानीय महत्व के हैं, ठीक है, तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किनका है, राज्य विधानमंडल का है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति से में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या कितना है, 61 है। लेकिन मूल संविधान में कितना था, 66 था। संघ सूची में मूल संविधान में कितना था, 97। और राज्य सूची में मूल संविधान में कितना है, 66। और अभी वर्तमान में कितना है, 61 है। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट विषय जैसे लोक सेवा हो गया, कृषि, ये याद रखिए, कृषि किस सूची का विषय बहुत बार पूछा गया। कार्य, कारागार हो गया, फिर भू राजस्व हो गया, ठीक है। इसके अलावा लोक व्यवस्था, इसके अलावा पुलिस, पुलिस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य हो गया, इसके बारे में पूछा गया, पब्लिक हेल्थ के बारे में। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, ये पूछा जाता है लेकिन ये हम लोग आराम से गेस कर पाते हैं। इसके अलावा क्रय विक्रय और सिंचाई आदि, ये सब किसके में है, राज्य सूची में, ठीक है। राज्य सूची में कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकते हैं, राज्य विधानमंडल बना सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो कानून है वो संसद भी बना सकता है, ठीक है, विशेष परिस्थिति में। और इसमें भी विशेष, संसद कहने का मतलब इसमें भी विशेष अधिकार किसका है, राज्यसभा का। फिर समवर्ती सूची, वैसा सूची जिस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी मतलब कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, ओके। देखिए, इसमें शामिल विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों कानून में विरोध हो जाए तो संसद द्वारा जो निर्मित कानून होगा वो लागू होगा। इसमें इस समय कितने विषय हैं, 52 विषय। अभी कितने विषय है, 52 विषय है। लेकिन मूल संविधान में कितने विषय थे, 47। देखें, हम लोग संघ सूची में पढ़े ना
सॉरी, संघ सूची में हम लोग क्या पढ़े कि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 97 था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े क्या, राज्य सूची। तो राज्य सूची में मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में आपको 66 थे, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़े कौन सा, संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची में मूल संविधान में कितना था, 47 था, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी करंट में चल रहा है वो भी याद रखिए, जैसे 97 से कितना हो गया, 100 हो गया, ये 66 से कितना है, 61 हो गया, और संवर्ती सूची 52 से कितना है, 47 हो गया, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। इसमें संवर्ती सूची जिसपे दोनों ही कानून आ सकते, कौन कौन हो गया, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में हो गया, इसके अलावा परिवार नियोजन के बारे में हो गया, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण। याद करें पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे संघ सूची, वहां पे हम लोग को जनगणना मिला था, और यहाँ पे क्या मिला, जनसंख्या नियंत्रण। इसके अलावा समाचार पत्र हो गया, कारखाना हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, शिक्षा किस सूची का विषय है, तब संवर्ती सूची का विषय कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक तथा सामाजिक योजना के बारे में, फिर हो गया वन के बारे में, ठीक है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया, बाट वो माप हो गया, तो जानवर पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है। अपशिष्ट शक्ति मतलब जिस पर अधिकार बनाने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो संसद के पास है, राज्य के पास है ही नहीं। देखिए जिन विषय को संघ सूची में नहीं शामिल किया गया, राज्य सूची में नहीं शामिल किया गया, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, यानी इसको ना संविधान सभा के द्वारा ऐसे विषय को छोड़ दिया गया था कि भविष्य में कोई चीज आएगा। जैसे कि जब संविधान हम लोग का बन रहा था तो कोई सोचा था कि साइबर क्राइम जैसा कुछ होगा या साइबर अटैक जैसा कुछ होगा, तो इन सब मुद्दे पे जो, या आईटी एक्ट जो बनाया गया, इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। तो वैसे विषय जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जिनके बारे में उस समय नहीं सोचा गया, तो उन सारे शक्तियां किसमें है, अपशिष्ट शक्तियां में, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किनको है, संसद को है, ठीक है। देखिए जिन विषय को संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में नहीं रखा जाता, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को दिया गया। ये नोट इतना रिलेवेंट नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हो, ऐसे कुछ है भी नहीं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति कहाँ पे है, ठीक है। देखिए एक होता है आर्टिकल 249, इसमें यह प्रावधान किया है कि यदि राज्यसभा जो है अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये भी किसका हो गया, राज्यसभा का विशेष अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा का है क्यों है विशेष अधिकार, राज्यसभा का क्यों है तो संसद को राज्य, एक मिनट, राज्य सूची को क्यों है विशेष अधिकार, राज्य सूची को विशेष अधिकार है। राज्य सूची को आके जैसे राज्य सूची है ना, तो हम्म, और राज्य सूची के विषय पर जनरली कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल, ठीक है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति आएगा तो कानून कौन बना सकता है, राज्यसभा, ठीक है। ये लोकसभा सीधा सीधा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक बार तो आप बना दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बार बार उसको बना सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब आया समझ में, हम्म, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रहता है। राज्य के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अनुच्छेद 253 हम लोग उस समय जो देखे थे वो 249 था, ये 253। इसमें क्या कहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ को लागू करना है स्टेट के अंदर, मतलब सभी स्टेट के अंदर या देश के अंदर, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये दोनों आर्टिकल याद रखेगा, 249 और 253।
संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन कौन है? जैसे निगम कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, उसके अलावा निर्यात शुल्क हो गया, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क हो गया, विदेशी ऋण हो गया, इसके अलावा रेल हो गया, रिजर्व बैंक हो गया तथा शेयर मार्केट हो गया। ये उनके आय का स्रोत है, मतलब राजस्व का स्रोत है। राज्य के प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब जो राज्य है उसका क्या है स्रोत? यहाँ पे स्टेट के बारे में, ऊपर हम लोग जो पढ़े सेंटर के बारे में, जैसे व्यक्ति कर के बारे में। इसके अलावा कृषि भूमि पर अगर कर लगता है तो वो राज्य को जाएगा। संपदा शुल्क लगता है वो भी राज्य को जाएगा। भूमि और भवनों पर जो कर लगता है, पशु तथा नौकायन पर जो कर लगता है, इसके अलावा विक्रय कर हो गया, वाहनों पर जो चुंगी लिया जाता है यानी कर लिया जाता है, वो भी राज्य के आय का सोर्स है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए अब तक, ठीक है। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, फर्स्ट एआरसी, इसके अलावा राजमन्नार आयोग, इसके अलावा भगवान शाह समिति, इसके अलावा सरकारिया आयोग बनाया गया, ठीक है। सरकारिया आयोग, इनका पूरा नाम आर एस सरकारिया मतलब रंजीत सिंह सरकारिया था, ठीक है। इनका गठन 1983 में किया गया था, ठीक है। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनका नाम है रंजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया, ठीक है। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। इसके अन्य कमेटी में शिवरमन है और एम आर सेन अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया था ना कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धति का परीक्षण करे। यहाँ ध्यान दीजिए, सभी व्यवस्थाओं, और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रामाणिक सिफारिश प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का ही समय दिया गया था, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्सटेंशन है वो 4 बार करना पड़ा था। आप एक तो भारत कितना बड़ा सा स्टेट है, इसके अलावा कितना जटिल जटिल व्यवस्था है, उसके अलावा आप इनको टाइम कितना दे रहे हैं 1 वर्ष के लिए, तो इनका 4 बार एक्सटेंशन किया गया था। रिपोर्ट अंतिम रूप से अक्टूबर 1987 में पेश किया गया, ठीक है। पेश कब किया गया? 1987 में। लेकिन जो ऑफिशियली आया वो 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंध को सुधार की दिशा में 247 सिफारिश प्रस्तुत की थी, ठीक है। मतलब जो सरकारी आयोग था, पहला बार की गठन कब हुआ? 1983 में। 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन कितना बार एक्सटेंशन दिया गया था? 4 बार। 1987 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, लेकिन ऑफिशियली कब आया? 1988 में आया, ठीक है। उसके बाद देखिए पुंछी आयोग बनाया गया। तो पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में बनाया गया था। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे। सब मैंने कभी तो नहीं देखा है कि पुंछी आयोग के सदस्य का नाम पूछा जाए। एक बार फिर भी देख लेते हैं। धीरेन्द्र सिंह थे, इसके अलावा विनोद कुमार थे, प्रोफेसर एन आर पंची माधव। एक पंची एक तो आता ही है बार बार। नहीं नहीं, वो नहीं आता है कि इनके सदस्य का नाम क्या था। अच्छा हाँ, ये नहीं आता बट ये पूछता है क्यों। वो तो पूछेगा ना, वो तो आपको मैचिंग के लिए भी दे देगा। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार हम्म। आयोग, ये सब कब बना था, फिर मिलाइए, या फिर इनमें से कौन सही नहीं मिला हुआ, इस टाइप का तो क्वेश्चन रहता है। फिर डॉक्टर हम्म। अम्बरीश बागीची, ठीक है। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागीची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस आयोग का जो गठन है इसलिए किया गया था ताकि 2 दशक पहले गठित जो सरकारी आयोग था के बाद जो बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य उनके कारण काफी परिवर्तन हो चुका है, ठीक। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध को पुनः आकलन किया जाना चाहिए। कुल मिला के बात ही समझे, जो रणजीत सिंह सरकारिया था ना, तो उसका ना रिव्यू करने के लिए, और इसके साथ ही अगर कोई नया सजेशन आज समय के साथ है तो उसको देने के लिए, ठीक है, इसलिए बनाया गया था पुंछी आयोग। कब बना था? 2007 में। रिपोर्ट कब दिया? 2008 में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए। जैसे केंद्र राज्य संबंध से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद है 247 में, देखिए। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति दिया गया। किस कौन से आर्टिकल है? 247 में। 249 में भी हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। 1 मिनट, हम लोग यहाँ पीछे 249 आर्टिकल पढ़े थे, यहाँ पे आपको याद है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। और एक बात यहाँ देखिए, ये जो बात लिखा है राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में
संसद की कानून बनाने की शक्ति, ये आर्टिकल आपको 253 में मिलेगा। देखिए आप यहाँ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पर्याय बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते, ठीक है, ये गड़बड़ है। फिर 250 में आइए, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, किसमें, आर्टिकल 250 के अंदर, ठीक है। 252 में आइए, दो या अधिक राज्य के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसे विधान का अंगीकार करना, ठीक। कुल मिला के बात इतना समझे कि अगर कोई दो स्टेट का है कि मतलब उनके राज्य के लिए कानून बनाना इंपॉर्टेंट है तो संसद बना सकती है रिक्वेस्ट पर। 1 मिनट का समय दें उनको। इसके अलावा देखें 253 हम लोग देख लिया ना अभी, कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि के लिए, करार या अभिसम्मेलन यानी कन्वेंशन के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय को क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। या तो पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, या तो किसी स्टेट के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी बनाया जा सकता है। इसके बाद और देखें 257, कुछ मामले में संघ को राज्य के ऊपर नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। 262 में आइए, 262 में अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के पानी संबंधी विवाद के संबंध में न्याय निर्णय के बारे में बात किया गया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेगा, स्टार्ट लगा हुआ ऑलरेडी। ये स्क्रीन विजुअल वगैरह है, दिख रहा है सब कुछ बराबर? हेलो, इसी मतलब इसी के अंतर्गत वहां वाले जो नदी से पानी आता है वो भी किया गया ना, हाँ पाकिस्तान हाँ से। यही है। उसके बाद देखिए 268, ये सब आर्टिकल तो हम कभी नहीं देखे हैं कि पूछा गया हो, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। 268 में देखिए, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपभोग किए गए कर के बारे में बात किया गया। मतलब संघ क्या करेगा, संघ द्वारा आरोपित मतलब लगाएगा कौन, संघ के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन ये जो कलेक्शन का काम होगा वो राज्य के द्वारा किया जाएगा और उपयोग भी किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। किस आर्टिकल में प्रावधान है, 268 के अंदर प्रावधान किया गया। 268 में ये संघ द्वारा आरोपित राज्य द्वारा संग्रह, देखिए यहाँ भी लगाने का कार्य किसका है, संघ का, लेकिन जो कलेक्ट करने का काम किसका है, राज्य का। तो राज्य द्वारा संग्रहित और उपभोग किया गया सेवा कर के बारे में, ठीक है, वहां सिर्फ कर के बारे में, यहाँ सर्विस टैक्स के बारे में। 216 में ये केंद्र द्वारा लगाया गया एवं संग्रहित किए गए एवं किंतु राज्य के द्वारा दिए जाने वाले कर के बारे में बात किया गया। सिंपल शब्दों में समझे कि ये 268, 268 है, 269 और 270, ये सब किससे रिलेटेड है, स्पेशली कर वाले से रिलेटेड है। इसमें होगा क्या कि एक संघ लगाएगा, राज्य यूज कर सकता है, मतलब किस किस आर्टिकल में पार्टिकुलर आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, संघ लगाएगा, राज्य कलेक्ट करेगा और राज्य यूज करेगा। किसी में ऐसा होगा कि संघ लगाएगा और राज्य कलेक्ट करेगा और फिर किसको दे देगा, सेंटर को, और किसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। केंद्र और राज्य के बीच लगा, ये आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन में दिख तो नहीं है, लेकिन दिखने का चांस है इन यहाँ से। उसके बाद देखिए 270 देख लिया हम लोग, नहीं 270 देखना है। केंद्र और राज्य के बीच में लगाए गए कर एवं संघ राज्य के बीच में वितरण के बारे में बात किया गया। उसके बाद और देखिए 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 283 के अंदर संचित निधियां, आकस्मिकता निधियां तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा के बारे में बात किया गया। 286 में वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया। 287 में बिजली पर करों से छूट दिया गया। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय की संघीय करारोपण से छूट दिया गया। इसके अलावा 290 में ये कुछ व्यय और पेंशन के बीच संबंध में समायोजन है। 292 में देखिए भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार के बारे में बात है, ये आर्टिकल याद रखेगा।
और 293 में राज्य द्वारा लिया गया उधार है। ये जो बीच में हम लोग कुछ कुछ आर्टिकल पढ़े हैं ना, ये इतना ज्यादा पूछा नहीं गया फ्रिक्वेंटली, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा इन सब आर्टिकलों से ज्यादा। ये एक आर्टिकल, ये 269 याद रखिएगा। ठीक, 262 याद रख लीजिएगा। 253, उधर हम लोग 249 पढ़े थे वो वाला आर्टिकल, और एक 250, और नीचे का 292 में भारत सरकार अगर उधार लेता है उसके बारे में बात है, और 293 राज्य सरकार अगर उधार लेता है उसके बारे में बात है। ये दो आर्टिकल। ठीक, और एक आर्टिकल इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा, 280, जिसके बारे में शायद आज हम लोग पढ़ पाएंगे, वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 263 में ये आर्टिकल याद होना चाहिए अंतर्राज्यीय परिषद का। उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है, पहली बार जून 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। और इसके निम्न सदस्य होते हैं, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। इसमें निम्न सदस्य होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं और 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसके अलावा सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र कह दिया ना, तो संघ राज्य क्षेत्र में 3 ही जगह तो मुख्यमंत्री होंगे ना। एक तो दिल्ली के अंदर होंगे, एक कहाँ होंगे, एक दिल्ली के अंदर होंगे। ठीक है, एक तो आपके दिल्ली के अंदर होंगे, और कहाँ पे होंगे, पुदुचेरी के अंदर होंगे। उसके अलावा J&K के अंदर होगा, और कहीं भी कुछ होंगे कि नहीं? कोई ऐसा अलग रहा है कुछ अलग तो बताए। नहीं, तीन ही जगह तो है। 3 ही जगह होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं राज्य परिषद का। तो प्रधानमंत्री होंगे, 6 कैबिनेट लेवल के मंत्री होंगे जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे। इसके अलावा सभी राज्य के, मतलब अगर सभी राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र है, वहाँ के CM होंगे। इसके अलावा जो अन्य राज्य, जैसे दादरा अगर दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है, तो यहाँ पे क्या प्रशासक रहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे जो प्रशासक रहेंगे वही इसके सदस्य होंगे। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार होती है। कितने बार होती है? 3 बार बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ये याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कौन करेगा? प्रधानमंत्री। वर्ष में कितना बार बैठक होगा? 3 बार होगा। ठीक है, उनके अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री कर सकता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य उपस्थित हो। कितने सदस्य होने चाहिए? मिनिमम 10। कल हम लोग डिस्कस किए थे कोरम के बारे में, कल ही नहीं एक दिन और हम लोग डिस्कस किए थे कोरम या गणपूर्ति के बारे में। कुछ क्वेश्चन है मेरे सबमिशन। क्वेश्चन ये है कि जैसे राज्यसभा मतलब लोकसभा होगा, ठीक है, लोकसभा में गणपूर्ति कितना होगा? 1/10, 55। राज्यसभा में गणपूर्ति होगा। इसके अलावा विधानसभा में क्या होगा? सब जगह गणपूर्ति का एक ही है, 1/10 होगा। ठीक है, लेकिन कल हम लोग क्या पढ़े थे? किसी को याद है कल जो पढ़े थे? क्या अंतर्राज्यीय था? परिषद होगा। ठीक है, आगे ध्यान आता था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या पढ़े थे हम लोग कल। हम्म, विधान परिषद के बारे में हम लोग पढ़े थे। विधान परिषद में कहा गया था ना कि 4 या 10, मतलब अगर कहीं पे 40 जो सीट है तो उसका 1/10 कितना होना है? 4। ठीक है, लेकिन 4 यहाँ पे गणपूर्ति नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 10 होगा। मतलब 10 से कम गणपूर्ति नहीं होना चाहिए, चाहे 40 लोग का भी विधान परिषद क्यों ना हो। यही हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम लोग चलते निर्वाचन आयोग में। अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में पता होना चाहिए।
देखा जाए। हाँ, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन संबंधित बंद किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 का डेट याद रखिएगा। ये विजुअल है पीला में। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को उसका गठन हुआ था। तो बता सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, उसके अलावा ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया गया था, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करेगा। इसमें एक सीईसी होते हैं और एक सीईसी होते हैं और अदर जो है ओईसी होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं? 3 लोग हैं। वर्तमान में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। चलिए, फिर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का जहां भी क्राइटेरिया होगा ना, एक बात ऑलवेज याद रखिएगा कि जो भी पहले हो जाए, चाहे 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए, जो भी, तो वही तक उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयोग जो होंगे, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते मिलते हैं। कितना पेमेंट है इन लोगों का? तो कितना वेतन है सर्वोच्च न्यायालय का, सीजे का और ओजे का, मतलब चीफ जस्टिस का और अदर जज का? चीफ जज का जो पेमेंट है ना, वो 2 लाख 80 2,80,000। हजार है। और जो अदर जज है ना, उनका पेमेंट है 2,50,000। 2,50,000। ठीक है, ये हुआ। जब ये कब इतना बात आया तो हाई कोर्ट में आ जाइए। हाई कोर्ट में जो सीजे और ओजे होते हैं, इनका होता है 2,50,000। और अगर जज में आते हैं तो 2,25,000। ठीक है, 25। उसके बाद आया जाए, फिर देखें मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये तो हम लोग देख लिए, सर्वोच्च न्यायालय भी देख लिया। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में ये 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, अच्छा, अच्छा ये बताइए, जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो सीईसी होते हैं, पहली वुमेन, मतलब पहली महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, उनका नाम क्या है? पहली वुमेन। हाँ, फर्स्ट जो वुमेन थी ना, उनका नाम था रमा देवी। अच्छा, रामा। चलो, 3 सदस्य देख चुके। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला देखे, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना। आगे हम लोग को परिसीमन के बारे में मिलेगा। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, करना नहीं करवाना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। वही आप लोग 2 बात सुनेंगे, एक होता है राज्य स्तर की पार्टी, एक होता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दलों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। कैसा अनारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना? उसके अलावा देखिए, चुनाव करवाना, जो इनका मेन काम होता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ठीक है, अब इनका इनका स्वतंत्रता कैसे तय होता है, क्या व्यवस्था किया गया है? पहला बात देखिए, ये इसका वर्णन ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, इसका क्या मतलब होता है कि इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में मिलेगा। तो इनका जो अगर वर्णन के बारे में बात किया जाए, तो इनका वर्णन का आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखें, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। एक बात याद रखिए, बहुत सारे जगह मैंने एक बात देखा है कि राष्ट्रपति के लिए या सीजीआई के लिए या अदर जज को हटाने के लिए महाभियोग टर्म का यूज किया जाता है। बट महाभियोग टर्म ना
सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ही यूज किया गया, ओनली प्रेसिडेंट के लिए, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। क्या? नहीं, बोलिए। ओके। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यहाँ तो सही लिखा है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिला है बहुत सारे बुक में कि महाभियोग ही लिख दिया है डायरेक्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, वो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा अगर नियुक्ति हो गया तो उसके पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्त में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया सकता। ठीक है, मतलब अगर जितना पे नियुक्ति हुआ था, ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि 2,80,000 पे इनकी नियुक्ति हो रही है तो इनको घटा के 2,60,000 कर दिया गया। इसके अलावा ये भी नहीं किया जा सकता है कि और भी जो वेतन और भत्ते मिलते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कमी किया, हाँ बढ़ोतरी हो सकता है लेकिन कमी नहीं किया जा सकता। ठीक। इसके अलावा इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ईवीएम के बारे में बात है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बिना देखे बताए? ईवीएम का इलेक्ट्रॉन फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वोटिंग मशीन। मशीन, ठीक है। देखिए, केरल के पारूल विधानसभा के 50 बूथों पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में। पूछेगा ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? 1982 में किया गया था। कहाँ पे? केरल में। वहां पे पारूल विधानसभा। इतना इतना डेप्थ में तो नहीं जाना चाहिए। फिर नवंबर 1980 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 6, सॉरी राजस्थान के 5, दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर यूज किया गया। सिर्फ याद रखना है कि पहला कहाँ पे यूज हुआ? केरल के अंदर याद हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ये भी याद रखना है कि ईवीएम से ही पूरा चुनाव कराने वाला पहला स्टेट कौन है? गोवा है। और पहला बार प्रयोग कहाँ, किस कौन से स्टेट में हुआ था? तो केरल के अंदर हुआ था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। आम चुनाव से क्या मतलब है? आम चुनाव जो मतलब कभी भी होता है शायद। नहीं, जो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधान, लोकसभा का इलेक्शन आम चुनाव कहलाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो आम चुनाव है। हाँ और क्या। और 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ठीक है। अरे आम चुनाव कहने का मतलब ऐसा होता है ना कि आप समझिए आम ही लोग वोट दे सकते हैं ना। हम लोग कोई भी वोट दे अच्छा। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम्म। राज्यसभा का हो गया या विधान परिषद का हुआ तो वह स्पेशल चीज रखता है ना। लेकिन यहाँ पे तो हम खुद हम्म। ना अपना सरकार चुन रहे हैं, इसीलिए। हाँ, हाँ विधानसभा के लिए ऐसा। इसे यूज नहीं किया जाता है। 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए बीच में ईवीएम पे बीच में क्या, अभी भी ईवीएम पे जब सवाल उठते हैं तो वहां पे वीवीपैट कुछ रहता है। अभी वीवीपैट का फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछा गया है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है। वीवीपैट मशीन के तहत जब आप वोट डालते हैं तो जैसे वोट डालते हैं उसके बाद कागज की पर्ची बनती है। ठीक है। इस पर जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था? नागालैंड के चुनाव में 2013 में। याद रखिएगा वीवीपैट का पहला यूज कहाँ पे हुआ? नागालैंड में। कब हुआ? 2013 में। नागालैंड में कितना विधानसभा का सीट है? हम लोग कल पढ़े हैं, 60 टोटल सीट है। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाया था। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय दल को राज्य दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त है। ये अगर बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखा जाए। हम्म, नीचे तो विजुअल नहीं दिख रहा। पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव से संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को 4 या इससे अधिक राज्य में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट ना मिला हो, यानी मिनिमम कितना परसेंट वोट मिला हो? 6% वोट मिला हो 4 या इससे अधिक राज्य में। ठीक है। पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हों। देखें यहाँ पे
यहाँ से एक क्लॉज हुआ, यहाँ से ये दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ। ठीक है, आम चुनाव हुआ या विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें क्या होना चाहिए, 4 या इससे अधिक राज्यों के अंदर कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट न मिला हो। ठीक। इसके अलावा पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया। इसके अलावा देखिए, चुनाव अथवा विधानसभा, एक मिनट, पिछले चुनाव में लोकसभा की 2%, कितना, 2%, कितना हो गया, अभी कितना सीट है, 543 सीट है, इसका दो हाँ। परसेंट निकाले तो लगभग 11 सीट होगा, 11 या 12 सीट होगा। हम्म, तो इसका 2% सीट चाहिए, और ये जो चाहिए सिर्फ एक राज्य से नहीं चाहिए। देखिए, जीत हासिल करे कम से कम 3 राज्य में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार ने जीत के, कितना मिनिमम, कितना राज्य के बारे में बात कर रहा है, 3 राज्य से मिलाकर 11 सीट होना चाहिए। 543 का 2% निकाल लीजिएगा, 5 5 10, हाँ लगभग 11 सीट तो आप मान ही लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, अभी जो जो राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या राष्ट्रीय पार्टी है, वो कितना है, 6 गो है टोटल। पहला तो बीजेपी है, आईएनसी है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होता ही नहीं होगा। ठीक, बीजेपी हो गया, आईएनसी हो गया, इसके अलावा बीएसपी हो गए, बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा सीपीआई हो गए, जो सीपीआईएम जो मार्क्सवादी है, इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये नागालैंड की पार्टी है, याद रखिएगा, एनपीपी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी है। ठीक है, सबका चिन्ह चिन्ह तो पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया। बीजेपी का आपको नहीं याद रखना होगा, कांग्रेस का नहीं याद होगा, मतलब याद होगा, ये सबको याद रहता है। इसके अलावा बीएसपी का देख लीजिए, ये इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथी है, लेकिन असम में नहीं है, क्योंकि असम में किसी और को यह पहले ही एलोकेट किया जा चुका था। इसके अलावा सीपीआईएम का हसिया है, हथौड़ा है और तारा है। ठीक, एनपीपी का पुस्तक है, ये आपको याद करना होगा। आम आदमी पार्टी झाड़ू है, इसका हमको नहीं लगता कि किसी को नीड होगा याद करने का, तो हम लोग को इसमें याद किसका करना है, बीएसपी का, जिनका क्या हाथी है लेकिन असम में नहीं है। इसके अलावा मार्क्सवादी जो है, उनका हसिया, हथौड़ा और तारा है, और नेशनल पीपल्स पार्टी का क्या पुस्तक है, याद हो गया। हम्म, ठीक है, मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र, जो वोटर आईडी कार्ड रहता है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखा, देखा जाए, निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के अंदर, कब, 1993 में चुनाव में जाली मतदान के लिए और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी, मतलब आज के डेट का जो वोटर आईडी कार्ड आप लोग देख रहे हैं ना, वो उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। तो, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है जहां से क्वेश्चन बनने का स्कोप है। एक तो सबको पता है ना कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। हाँ। आगे चलते हैं फिर। ये याद रखें कि मतदान का अधिकार जो छोटे है लिखा कानूनी होता अधिकार है, है। और हाँ, ये छोटा। क्वेश्चन यूपीएससी पूछे हुए हैं, वहां पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन था। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद देखें, एक मिनट रुको, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रहा है। हाँ, इसके अलावा देखिए, मतदान का अधिकार हम लोग देख चुके हैं कि कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, इसके अलावा
यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ तो बन सकता है। हम्म, जैसे इसमें हम लोग वो देखेंगे जो जो एकदम से अभी चर्चा में है पिछले कुछ दिनों में, जैसे यहाँ देखें तेलुगु देशम छोड़े, समाजवादी पार्टी, ये यूपी के अंदर काफी चर्चा में है। तो ये देखिए इसका जो चिन्ह हो गया साइकिल, ठीक है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो शिबू सोरेन के कारण काफी चर्चा में आया था। इनका जो चिन्ह है क्या, तीर कमान, और झारखंड से अंदर है, ठीक है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी अभी काफी चर्चा में था, तो इनका जो छाप है बंगला छाप है, ठीक है, बिहार से। इसके अलावा नीचे आ जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अभी हॉलैंड का और जे के अंदर है। आरजेडी सब जो हम लोग को मालूम है, शिवसेना का जो चिन्ह है वो तीर कमान है, महाराष्ट्र के अंदर। और कोई नीचे आ जाइए, अकाली दल जो पंजाब के अंदर है, तराजू, और पंजाब के क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड, तीर, इसमें तो आपको याद करना नहीं होगा जो लोग बिहार से हैं। और मुस्लिम लीग सीडी केरल के अंदर है। यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, ठीक है। भारत में 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 के अंदर में एफपीएस यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय बोलते थे एफपीएस यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता था, ठीक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी, ये याद रखिएगा अच्छे से। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में, ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में इसकी संख्या कितना है, 10 है। इसके अलावा देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष के लिए की जाती है, 6 65। यदि 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेते तो पद से भी मुक्त हो जाएंगे। 6 65 का कंडीशन हम लोग ऊपर एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, ठीक है। किनको है, प्रेसिडेंट को। इनका जो इनके जो अध्यक्ष होंगे और इनके जो सदस्य, उनका कार्यकाल 6 62 होगा, 6 62, जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, ठीक है, ये लाइन। अब हम लोग चलते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग में आ जाइए, आर्टिकल कौन सा है, 280 में वित्त आयोग का गठन का बात किया गया। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है, इसका जो अधिकार है किनको है, राष्ट्रपति को। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, 1+4। और हर किसी का जो क्या बोलते हैं योग्यता होता है वो अलग अलग होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 मतलब 281 के द्वारा राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, मतलब राज्यसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग रखवाएगा, ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, देखिए का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243, हिंदी को छोड़िए सिर्फ इंग्लिश में याद रखिएगा, 243 आई में है। देखिए किसी को ऐसा है कि याद नहीं रहता है ये चीज कि राज्य वित्त आयोग किस कौन से आर्टिकल में, बताए तो मेरे पास एक ट्रिक है, बताते हैं। हेलो, नो वन इज, चले मतलब सबको याद है तो छोड़ देते हैं। देखिए वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ठीक है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, पहला तो वित्त आयोग संघ और राज्य, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का शुद्ध आगमों का वितरण और राज्य के बीच में ऐसे आगमों का आवंटन, एक सिंपल शब्दों में समझे, मेनली ना इसका गठन इसीलिए किया जाता है तो जो केंद्र और राज्य है तो वहां पे ना जो वित्त का विभाजन हो ना वो सही ढंग से हो पाए, इसी के लिए बनाया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में
से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान अनुदान के बारे में बात कर रहा, को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक। और राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों को नगर पालिका और पंचायतों को संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय भी करता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपना सुझाव देता है। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये जो था वो 15वें वित्त आयोग के बारे में था। ठीक है। और अभी तक 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं उनके। मतलब मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बताया सकता है। और यहाँ पे जो जनसंख्या का आधार लिया था उन्होंने 2011 की जनसंख्या। ठीक है। ये सारा क्षेत्र है, आप जोड़ के देखिएगा तो कितना आपका 100% पूर जाएगा। जनसंख्या, इसके अलावा क्षेत्र हो गया, मतलब एरिया कितना है उस स्टेट का। इसके अलावा वन और पारिस्थितिकी क्या है। इसके अलावा आय का अंतर क्या है, मतलब है ना नॉर्थ साउथ में जैसे शहर ग्रामीण होता है, उसी प्रकार नॉर्थ साउथ के स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में। इसके अलावा जनसांख्यिकी प्रदर्शन, TFR जो रहता है उसके बारे में सबको जोड़िएगा तो 100% पूछ जाएगा। ये इतना वेटेज दिया गया है। जैसे मान लेते हैं, ये कैसे दिया बताते हैं, जैसे 100 है ना, कोई चीज पे एज्यूम किया गया 100, तो मान लिया गया कि ना जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या को वेटेज देंगे हम लोग कितना, 15% का। तो 100 में 15% जो हिस्सा होगा, और जो जो एरिया कवर, मतलब जो भार कवर करेगा वो जनसंख्या कवर करेगा। ठीक है, ये बात कह रहा है। उसके बाद देखिए, अभी तक ना 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो पहले का याद रखिएगा केसी नियोगी थे, और 15 भी याद रखिएगा कि एन के सिंह थे, और 16 नंबर का गठन हो गया है, मे बी इनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। हम कंफर्म नहीं है, तो चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग ना GST के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, अरविंद पटगड़ी। अच्छा, अरविंद पनगड़िया है, ठीक। फिर हम लोग GST के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा GST लागू किया गया था। ठीक है। इसको लाने के पीछे क्या रीजन था, तो रीजन भी नहीं समझते। वस्तु और सेवा कर को सुगमता से प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय और सहयोग के संसाधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर परिषद एक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसका प्रावधान 279A में है, जिसको हम लोग GST काउंसिल कहते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को GST परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये लाइन याद रखेगा। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा GST परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब GST के लिए जो बिल आया था, तो इसमें अब ऑब्वियसली बात है कि संशोधन है, तो संविधान संशोधन तो हुआ है, 101वां नंबर का है। तो किस प्रकार का संशोधन हुआ होगा, क्या इसमें राज्य का मदद लिया गया होगा, मतलब राज्य को भी बिल पास करना पड़ा होगा या नहीं? संविधान संशोधन में तो बिल पास नहीं करना पड़ता है ना। है, ऐसा कौन बोला? नहीं नहीं, संवैधानिक संशोधन और राज्य का भी सहमति लिया गया था, क्योंकि इससे राज्य भी तो इम्पैक्ट हो रहा था। संशोधन में तो हाँ, शायद नहीं होता है ना। ठीक है, थोड़ा देर बाद आप बताते हैं फिर मान आपको। विधेयक और संशोधन। रुक जाए थोड़ा। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा GST परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। परिषद का जो हेडक्वार्टर यानी सचिवालय है वो दिल्ली में स्थित है, और केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है, ये याद रखें। हम लोग वित्त मंत्री सब लगा के आ जाएंगे। ठीक। परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त फोरम है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, जो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राजस्व एवं वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा कार्यारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के कोई मंत्री। जनरली तो फाइनेंस मिनिस्टर को ही डाल दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर राज्य चाहे किसी और को भेजना तो भेज सकता है।
परिषद के राज्य से नामित सदस्य आपस में से किसी एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। मतदान का अधिकार काहे नहीं होगा, क्योंकि ये तो मतलब मंत्री नहीं है ना। अस्थायी आमंत्रित सदस्य, एक तो अस्थायी भी है मतलब हर साल बुलाया जाएगा, इसके अलावा क्या ये आमंत्रित है, तो इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। परिषद की प्रत्येक निर्णय बैठक उपस्थित सदस्य के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है, ठीक है। जिसमें निर्णय में क्या होगा, केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार का जो वेटेज है 1/3 का है, बाद बाकी जितना स्टेट है उन सब का वेटेज कितना है, 2/3 का। ये स्टेट का वेटेज है 2/3, और ये जो है सेंटर का वेटेज है। मतलब कुल मिला के बात इतना समझिए कि अगर स्टेट अपने मतलब खुद ही चाहेगा कि हम कोई बिल पास करवा ले तो वो नहीं पास करवा सकता, किसी चीज पे सहमति बनवा ले नहीं बनवा सकता, बस ऐसा प्रावधान किया गया। परिषद की किसी कार्रवाई को निम्नलिखित आधार पर मान्य नहीं किया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, फिर देखते हैं। परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, अथवा परिषद का कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिसमें मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो, ये अपने लिए रिलेवेंट नहीं, छोड़ दे इसको। अनुच्छेद 279 ए, इसका जो क्लॉज है 4, इसके हिसाब से जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्य के महत्वपूर्ण मामले पर सिफारिश करना है। क्या क्या? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के कर, उपकर, अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और कुछ होगा, एक मिनट, एक पेज और होना है। उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य है या जीएसटी युक्त है, ऐसा ही होता है। न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं एवं सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन है। एक टर्नओवर का प्रावधान किया गया है, जो मतलब न्यूनतम टर्नओवर राशि रखा गया है जिसके नीचे छूट मिलेगा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा हो या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर रखा गया, ठीक है। कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमत शामिल है। कीमतों में क्या है, जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमत शामिल है, ठीक है। परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्य को इस क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था जब आपका जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कब से लागू हुआ? 17 से शायद। 1 जुलाई 2017 था, ठीक है। हाँ, तो ये 5 साल के लिए प्रावधान था। अब ये खत्म हो गया, 2017 से लेकर 2022 तक ही होगा ना। कोविड के टाइम में काफी ये चर्चा में था। ये हो गया आज का डिस्कशन।